पाकिस्तान में 8 करोड़ जो अफराद हैं वो नफसियाती मसाइल का शिकार हैं और ये पैदा सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि ये मसाइल बढ़ क्यों रहे हैं, इन पे कंट्रोल कैसे किया जाए। और हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रॉमाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो ट्रिगर हो रहे हैं विद टाइम। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। और स्कूल्स में जो काउंसलिंग सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है, बच्चों की काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है, पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर अमरीन गुल माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमरीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं रिपोर्ट के हवाले से बात करूंगी कि पाकिस्तान में जी मसाइल बढ़ रहे हैं नफ्सियाती और मेंटल इलनेस के बढ़ने की वजूहात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। क्या वजूहात हैं हमारे लोगों में, जो अवेयरनेस है या कॉन्सेप्ट जो क्लियर है मेंटल हेल्थ को लेकर, क्या आपको लगता है सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अमला। और जहाँ तक आपने बात की कि ज़हनी अमराज का और मेंटल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है या ज़हनी सेहत का जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी इतनी ज़्यादा कम्युनिटी अवेयरनेस इसके बारे में नहीं आई। बट द गुड पॉइंट इज़ कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, जो हमारी जी जनरेशन है, दे आर क्वाइट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ या ज़हनी सेहत। जब हम ज़हनी सेहत कहते हैं तो हमारी 3 तरह की सेहत होती है, जिस्मानी सेहत, हमारी ज़हनी सेहत और हमारी जो सोशल, जिसको हम समाजी बोलते हैं, हमारी सोशल इंटरेक्शंस जो हैं। जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात आती है और आपने बात की कि लोगों में अवेयरनेस, तो अब जो है वो लोग इस पे बात करना शुरू हुए हैं, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा सिर्फ बताऊंगी कि इसको हम बायो साइको सोशल पैराडाइम में ट्रीट करते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपकी ज़हनी सेहत ठीक नहीं है तो आपकी जिस्मानी सेहत पे भी इफ़ेक्ट होएगा, उस पे भी आपकी सोमैटिक कंप्लेंट्स या जिस्मानी, जैसे कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि बहुत देर तक लोग अल्सर का इलाज कराते रहते हैं, बहुत देर तक लोग, ख़वातीन अक्सर रिपोर्ट करती हैं हमारे कंधों में दर्द होता है, हमारे पट्ठों में डॉक्टर साहबा दर्द होता है, वो उसका इलाज कराते रहते हैं। लेकिन जो पीछे रूट कॉज उसकी मेन होती है वो आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, मनफी सोचना, नेगेटिविटी जो हमारे इर्द गिर्द है उसके लिए कोई फ़िल्टर नहीं है, जो हमें कहता है हम वो अंदर ले जाते हैं। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहिए कि रूट कॉज इसकी जो होती है वो पीछे एंग्जाइटी और स्ट्रेस होती है, लेकिन वो अपने आप को ज़ाहिर जिस्मानी तौर पर करती है, जिसके जैसे हम जिस्मानी अलामात का तो हम ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, लेकिन ज़हनी सेहत रूट कॉज वहीं पर पड़ी रहती है। तो आई थिंक इस प्रोग्राम के थ्रू पीपल दे शुड कम टू नो कि हमें रूट कॉज फिगर आउट करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि हम वो जिस्मानी अलामात या जो दूसरे हैं उनके पीछे हम भागते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर अमरीन, पहले हमारे ज़माने में मुझे लगता है हमारी अम्मी या नानियों की बात करें तो उनका जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते थे या उनकी फ्रस्ट्रेशन होती थी, उनके पास उस तरह से एक्सप्रेस करने का मौका नहीं होता था। लेकिन उस वक्त सपोर्ट सिस्टम का भी एक मसला था कि उनको वो सपोर्ट सिस्टम हासिल नहीं था। अब मुझे लगता है हमारी जनरेशन में या आने वाली जनरेशन में इस हवाले से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। क्या आप ऐसा समझती हैं? इसमें 2 फैक्टर्स है बेसिकली अरमला। आपने कहा पहले वक्तों में या जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के अंदर ख़वातीन हो गई, खैर मेल्स तो जनरली एक्सप्रेस ही और शेयर ही कम करते हैं, यही वजह उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा बंदे खा जाती है, औरतें आंदी हैं बहुत लंबी जिंदगी होंदी है। सो दे कीप ऑन एक्सप्रेसिंग, मेल्स थोड़ा एक्सप्रेस कम करते हैं, तो मेल्स को मैं चाहूँगी कि शेयरिंग एंड एक्सप्रेशन, या जिसको कैथारसिस हमारी एक साइकोलॉजी की टर्म है, उसमें हम जो है वो करना चाहिए ताकि अंदर जो स्ट्रेस प्रेशर कुकर की तरह बना हुआ है वो थोड़ा सा सीटी उतार दें और वो साथ साथ रिलीज़ होता रहे। दूसरा, आपने बात की कि पहले वक्तों की जो औरतें होती थी ना, उनके पास कम्युनिकेशन का ये होता था जिसको हम गली मोहल्ले की टॉक कहते थे। गली मोहल्ले की टॉक उनको नज़र होती थी सारी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके घर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सो वो उनका एक कैथारसिस होता रहता था। ठीक हो गया, उनका कैथारसिस होता रहता था। मेरा सवाल जो अगला हिस्सा यही है कि आजकल के दौर में लड़कियां इस हवाले से जानती हैं, लेकिन उससे कोप अप कैसे कर रहे हैं इफेक्टिवली, जो कोप अप करने के स्ट्रैटेजीज़ हैं। और दूसरा, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है, गैजेट्स का इस्तेमाल है, इसमें क्या किरदार अदा करता है, इसको ट्रिगर करता है आपके ख्याल में? दौर के अंदर इतनी ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है थ्रू दीज गैजेट्स, थ्रू दीज, आप समझ लें कि आप कोई भी एक प्रॉब्लम होना, जो स्पेशली मैंने वीडियोपॉलॉजी, ख़वातीन मुझे पकड़ के मारेंगी,
वो जब फ़ोन्स पे लगती है ना अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वो घंटा घंटा दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द सेम इशू। होता क्या है कि वो जब इतनी देर बात करती है ना अर्मला, तो द ऑल दी जो उसका जो आप सोचे कि एक इशू है जिसके बारे में आप बार बार बात कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर उसका कनेक्शन उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब मज़े की बात यह है कि आप प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसको मैनेज कैसे करना है, या जो आपने कहा कि हाउ टू कोप इट इफेक्टिवली, वो हम डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप इज द चैलेंज इज हाउ टू रिजॉल्व इट। उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। जो सेकंड पार्ट आपने पूछा कि उसको कोप कैसे करना है, उसको हल कैसे करना है, तो उसका हल करने का जी एक तो तरीका ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा गैजेट्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, मोबाइल को हम लोग कोई स्क्रीन टाइम नहीं है, एंड माजरत के साथ इसमें एक और मैं चीज़ कहूँगी कि जैसे हमने फ़िल्टर्स मोबाइल्स पे लगाए होते हैं, या हमने एंटी वायरसेस उस पर इंस्टॉल किए होते हैं कि अगर कोई उसमें वायरस आ जाए या वो टूट जाए तो उसको हम सेव करें। Similarly, we need to put the filters on our brains. हमें क्या है कि जो भी हमारे बारे में कोई बात कर रहे ना, दाएं बाएं, कोई बिचिंग, कोई गॉसिप, हम उसको फ़िल्टर किए बगैर उस तमाम इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन के अंदर ले जाते हैं। ये पहली स्ट्रैटेजी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बता रही हूँ कि जो हम इनपुट देते हैं वही आउटपुट आती है। जो आप अपने मोबाइल से मैसेज देते हैं वही आगे जाके डिलीवर होता है। सिमिलरली द वे यू गिव द इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन, वो उसी तरह आपको आपके एक्शंस या आपके बिहेवियर के अंदर वो नज़र आती है। तो सबसे पहले क्या है जी, चेक। इसको मैं कहती हूँ जैसे हम कंटोनमेंट एरियाज़ में जी जब दाखिल होते तो, या जब हमारे कोई बॉर्डर्स वगैरह होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमने गार्ड्स बिठाए हुए होते हैं। दे चेक ईच एंड एवरीथिंग एंड देन दे अलाउ यू टू मूव ऑन। सिमिलरली अपने ब्रेन के इर्द गिर्द जो है ना, आप अपने गार्ड्स बिठा लें कि हमने किस बात पे बिलीव करना है और किस बात पे बिलीव नहीं करना। चेक इन बैलेंस की आप बात करेंगे तो अच्छा, बच्चों में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज बड़े ज़्यादा हो रहे हैं विद टाइम, और चेक इन बैलेंस उन पे रखना भी बड़ा ज़रूरी है कि उनके पास भी गैजेट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से भी बताएँ। बच्चों की जो हम ख़राब कर रहे हैं बाय गिविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, तो एक तो पेरेंट्स को चेक रखना चाहिए स्क्रीन टाइम का कि बच्चों ने कितना मोबाइल यूज़ करना है। नंबर 2, अगर यूज़ करना है तो उन्होंने कितना और कैसे और कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर जानी है। लेकिन अगर जी पेरेंट्स में इधर फादर बैठे हुए हैं, उधर मदर अपने अपने मोबाइल्स पे लगे हुए हैं, स्पेशली मैं इस प्रोग्राम के थ्रू ये भी बताऊँगी कि दिस इज़ इक्वल अ फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अ चेक दैट व्हाट द चिल्ड्रन दे आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन। ये नहीं कि फादर्स घर से आए, ये जो हमारे माशाल्लाह कैमरामैन भी बैठे हुए हैं सारे मोस्टली मेल्स और सारा कुछ, आई एम गिविंग एन एडवाइस टू एवरीवन कि जब आप यहाँ से काम करके घर जाते हैं तो दिस इज़ जस्ट नॉट इनफ कि आप अपने बिस्तर या सोफे पे लेटे हुए हैं और आप जो है वो हाथ में मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है और आप उस पर लगे हुए हैं। इफ़ द बच्चा इज़ कमिंग टू यू, इफ़ योर वाइफ वांट्स टू टॉक टू यू, आप कहते हैं हूँ एंड यू आर। सो दैट मीन्स ये इंसान की ह्यूमिलेशन है कि आप ये गैजेट्स याद रखें, ये टेक्नोलॉजी इंसान के लिए बनी है। इस टेक्नोलॉजी को इंसान को इस्तेमाल नहीं करना, इंसान को इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है।